हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्विक रीजन सीरीज़ का पार्ट 14। इस सीरीज में फ्रेंड्स हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे एटलीस्ट आपको 10 to 15 क्वेश्चन जीपीए 2021 में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे फार्माकोगनोसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे जैसे कि फ्रेंड्स कि हम कोगनोसी और एनालिसिस पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो इससे पहले की वीडियो में फ्रेंड्स हमने एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए, उसमें कुछ पार्ट हमने कोगनोसी के भी डिस्कस किए। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं टोटली जितना भी डिस्कस करने वाला हूँ वो फार्माकोगनोसी के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन पार्ट्स में बेसिकली करना क्या है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा जो पार्ट है वो याद रखने वाला है और रिवाइज करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले के 13 पार्ट हैं जो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, अगर आप चाहें तो उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। सबसे पहला टॉपिक जो हमने यहाँ पे रखा है फ्रेंड्स वो है एंजाइम्स, प्रोटीन एंड देयर सोर्सेज। यानी कि हम यहाँ पर उन एंजाइम्स और प्रोटीन्स की बात करेंगे जो जिनका जो सोर्स है वो बायोलॉजिकल सोर्स से जो एंजाइम मिल रहे हैं, और उनका यूज हम देखेंगे कि उनको पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए उन एंजाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एंजाइम को रखा हुआ है फ्रेंड्स, वो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है पेपेन। अब पेपेन जो मिलता है फ्रेंड्स वो मिलता है हमें पपाया लेटेक्स से, यानी कि कैरी का पपाया जो है फ्रेंड्स उसके जो उसी का बायोलॉजिकल नेम है फ्रेंड्स पपाया का, यानी कि पपाया लेटेक्स से आपको क्या मिलेगा, पेपेन। और पेपेन की अगर आप एक्टिविटी देखें तो इसमें प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था जिसमें हमने एंटीबॉडी के बारे में आपको बताया था कि कितने टाइप की एंटीबॉडी होती हैं। वहाँ पर भी हमने आपसे एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब एंटीबॉडी को ट्रीटमेंट किया जाता है पेपेन और पेप्सिन के द्वारा, तो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट फ्रैगमेंट देखने को मिलते हैं, लाइक एफ फ्रैगमेंट देखने को मिलता है, एफ फ्रैगमेंट देखने को मिलता है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी फ्रेंड वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स डायटेज। डायटेज की अगर आप देखें जो कि बार्ले से मिलता है, और इसकी एक्टिविटी आप देखें अमायोलाइटिक है, यानी कि अमाइलोलाइटिक एक्टिविटी है। अमाइलोलाइटिक मतलब फ्रेंड्स ये स्टार्च का डिग्रेडेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ब्रोमोलिन की, यानी कि ब्रोमेलिन अगर हम देखें ये पाइनएप्पल से हमें मिल रहा है, इसका जो सोर्स है वो पाइनएप्पल है, और इसका अगर एक्टिविटी देखें कि ये ब्लड क्लोटिंग में आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स, इसकी जो एक्टिविटी है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइसिन या आप देखें फाइकेन है। इनका आप अगर देखें फ्रेंड्स, इनका जो सोर्स है वो है फीकस कैरिका के लेटेक्स से ये हमें मिलता है, जिसे हम फिक्स भी बोलते हैं, यानी कि जो हम अंजीर का एक फल है फ्रेंड्स उसको हम जानते हैं लोग हिंदी में अगर देखें तो उसको, यानी कि फिक्स जो होते हैं यानी उनके लेटेक्स से आपको ये जो एंजाइम और प्रोटीन है वो वहाँ पे मिल जाएंगी। और इनकी अगर एक्टिविटी देखें फ्रेंड्स, आपको प्रोटोलाइटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एज वेल एज आप देखें कि आईजीजी एंटीबॉडी है जो उसके डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये कुछ जो इनकी एक्टिविटी है फ्रेंड्स वो आपको अच्छे से याद रख लेनी है, और इनके सोर्स आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं पेप्सिन की। पेप्सिन आप देखें कि हॉग स्टोमक है जो उससे आपको वहाँ पे मिल रहा है, इसमें भी आप देखें कि प्रोटोलिटिक एक्टिविटी है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स की फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन है उनकी प्रोटोलिटिक एक्टिविटी है, यानी कि वो प्रोटीन को ही डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पैनक्रिएटिन की। पैनक्रिएटिन में आप देखेंगे कि ये भी हॉग पैनक्रियास से मिल रहा है। आपको याद रखना है कि पेप्सिन जो मिल रहा है वो हॉग स्टोमक से मिल रहा है, जबकि हॉग पैनक्रियास से आपको क्या मिल रहा है, पैनक्रिएटिन। तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हेल्प करेगा आपकी डाइजेशन में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हायालुरोनिडेज। इसकी अगर हम देखें तो ये ह्यूमन टेस्टिस से आपको मिल रहा है। ह्यूमन टेस्टिस में इसकी कौन सी एक्टिविटी है, यानी कि ये म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी है, यानी कि म्यूकस का ब्रेकडाउन ये करता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखें यूरोकाइनेज को आप देखें ह्यूमन किडनी और यूरिन से आपको मिलेगा, और इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है फ्रेंड्स, किस में आपको देखने को मिलेगी, इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको इसकी एक्टिविटी यूज़ में आएगी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। जैसे कि आप सबने स्ट्रेप्टोकाइनेज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा फ्रेंड्स, की जो इसका एक्शन है वो क्या है कि ये ब्लड क्लॉट्स होते हैं फ्रेंड्स जो उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, और इसका जो सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई से इसको लिया जाता है। एस्पार्जिनेज से भी आप वेल अवेयर हैं, जो कि एक
एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए, एंटी ल्यूकेमिक बोल सकते हैं हम, उसके लिए यूज़ में होती है। और इसका जो सोर्स है फ्रेंड्स वो है इकोलाई, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें सोमेटोट्रोपिन को भी आप देखें इकोलाई से ही लिया गया है, और ये भी एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही इसको बनाया गया है। और इसका अगर यूज़ देखें यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें इसका यूज देखने को मिलेगा। लास्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स हम पेनिसिलिनेज की। पेनिसिलिनेज की अगर मैं बात करूँ, पेनिसिलिनेज का जो सोर्स है वो बेसिलस सेरियस है। इसी को हम स्टेफाइलोकोकाई भी यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और इसका जो इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, इसका एक्टिविटी का जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ट्रीटमेंट करने के लिए। किसका ट्रीटमेंट? कि एडवर्स रिएक्शन ऑफ पेनिसिलिन। आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन की जो एडवर्स रिएक्शन आती है उनके ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिनेज को दिया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन, उनके सोर्स और उनकी एक्टिविटी। ये आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। कई बार इनका सोर्स पूछ लिया गया है, कई बार इनका एक्टिविटी के बेस पे इनका यूज पूछ लिया गया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे रखा हुआ है फार्माकोग्नोसी का ही कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल मिलते हैं हमें वो कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं वो है प्रिज्म या सिंगल क्रिस्टल। अब इस सिंगल क्रिस्टल के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिकोरा, इसका आप देख सकते हैं, क्वेसिया का देख सकते हैं, हाइपोसाइमस का देख सकते हैं, क्लोस्टॉल है उसका देख सकते हैं फ्रेंड्स। या आप देखें सेना है, कस्करा है, रावोल्फिया है, कुर्ची है, कोका है। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं? प्रिज्म और सिंगल क्रिस्टल के। यानी कि इन सब में आपको ये वाले टाइप के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। जबकि हम बात करें क्लस्टर क्रिस्टल हैं, यानी कि ऊपर जो थे सिंगल क्रिस्टल थे, यहाँ पे जो क्रिस्टल हैं वो क्लस्टर में है, इन्हें हम स्फेराफाइड भी बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि स्फेराफाइड्स जो होते हैं ये किस किस में आपको देखने को मिलेंगे, इनके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ फ्रेंड। जैसे कि आपको देखेंगे सेना लीफ में, उसके साथ स्ट्रामोनियम लीफ में, रुबार्ब में, क्लो में, वाइल्ड चेरी बार्क में। इन सब में आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो क्लस्टर क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। यानी कि जो क्रिस्टल हैं वो क्लस्टर का फॉर्मेशन किए हुए हैं। रोजेट क्रिस्टल की अगर हम बात करें, रोजेट क्रिस्टल आपको रुबार्ब में, यानी कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें कई टाइप के क्रिस्टल आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे सेना की बात करें तो सेना में आपको सिंगल क्रिस्टल भी देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लस्टर क्रिस्टल भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं रोजेट क्रिस्टल की बात करूँ तो रुबार्ब में रोजेट क्रिस्टल भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे कि रुबार्ब में ही आपको क्लस्टर क्रिस्टल भी देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे अम्बिलीफेरस कैटेगरी के जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे फेनल है, कोरिएंडर है, एनीज है और सेलेरी है, इनमें भी आपको सब में ये रोजेट टाइप के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। एसिकुलर की हम बात करें, एसिकुलर क्रिस्टल जो हैं ये इन्हीं को रेफाइड्स बोलते हैं हम फ्रेंड्स। ये दो टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक सिंगल एसिकुलर और एक बंडल ऑफ एसिकुलर। यानी कि वही बात हो गई फ्रेंड, जैसे ऊपर हमने देखा कि सिंगल क्रिस्टल और क्लस्टर क्रिस्टल थे, तो वहीं पे ऐसा ही है कि सिंगल एसिकुलर एंड बंडल ऑफ एसिकुलर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जेंशन रूट, सिनेमम बार्क है जो उनमें सिंगल एसिकुलर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि आप बंडल ऑफ एसिकुलर देखें तो स्क्विल और इपिकैक रूट में आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं फ्रेंड्स माइक्रो क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल सैंड भी इनको बोलते हैं या माइक्रो स्फेनोइड भी इनको बोलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे सिंकोना है, बेलाडोना है, लीफ है एंड धतूरा है। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपको याद रख लेने हैं जिनमें कि कोई भी टाइप का कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखें डिजिटलिस एंड एलॉय, इनमें आपको किसी भी टाइप का कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे फ्रेंड्स, टाइप थे, इनको आप अच्छे से याद रख लें। एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स फार्माकोग्नोस्टिक कुछ पैरामीटर्स हैं और कुछ रिएजेंट हैं, उनका हम देख लेते हैं यूज क्या हैं और कौन से जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम क्वालिटी कंट्रोल यानी कि वैलिडेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने रखा हुआ है कि फार्माकोलॉजिकल रिएजेंट में आप देखेंगे अल्कोहल को रखा हुआ है। अब अल्कोहल का रोल क्या क्या है, किस किस चीज़ में अल्कोहल को यूज किया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक ए प्रिजर्वेटिव की तरह इसे यूज में किया जाता है। अगर दूसरा देखें तो डीकलराइजिंग एजेंट के लिए इसको यूज़ में लिया जा रहा है। ग्लिसरीन की अगर मैं बात करूँ ह्यूमेक्टेंट आप देख सकते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे माउंटिंग एजेंट, जब आप स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे इसको यूज किया जाता है माउंटिंग एजेंट की तरह। और अगर आप ह्यूमेक्टेंट की बात करें, ह्यूमेक्टेंट फ्रेंड्स आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं जो कि मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं। यानी कि इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो हमारा सब्सटेंस है जो इनमें हमें रखा हुआ है एज ए ह्यूमेक्टेंट, ये काम करेगा तो उसको ये मॉइस्ट रखेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ
हम देखें क्लोरल हाइड्रेट का आप एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लियरिंग एजेंट की तरह काम में आता है, जो कि डिजोल्व करता है क्लोरोफिल को। याद रख लेना है किस चीज़ को मेनली डिजोल्व करता है, क्लोरोफिल को। अब क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो डिस इंटीग्रेटिंग एंड आइसोलेटिंग एजेंट है फ्रेंड्स ये। जबकि पिक्रिक एसिड आप देखें एस्ट्रिंजेंट है, यानी कि प्रोटीन प्रिसिपिटेशन करता है वो। अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, यानी कि हमारे जो फार्माकोग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं और क्यूसी स्टैंडर्ड्स हैं। क्यूसी स्टैंडर्ड्स मीन्स फ्रेंड, ये जो यहाँ पे कुछ ड्रग दी गई हैं, अगर इनका हमें वैलिडेशन करना है तो इनके लिए हमें कुछ फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ड्रग्स के लिए कौन सा फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर हमें यूज में लेना है। सबसे पहले देखें आप, जो बिटर वैल्यू का पैरामीटर है वो यूज होता है क्यूनिन HCl के लिए, यानी कि ये बिटर होती है फ्रेंड्स टेस्ट में, तो इसके जो वैलिडेशन के लिए हम बिटरनेस वैल्यू है जो उसको यूज में ले लेते हैं। जबकि सैपोनिन के लिए आप देखें कि हेमोलिटिक एक्टिविटी है, और दूसरी जो सैपोनिन के लिए ही यूज की जा रही है वो फॉर्मिंग इंडेक्स है। यानी कि सैपोनिन के लिए आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, एक तो हेमोलाइटिक इंडेक्स देखने को मिलेगा, दूसरा फॉर्मिंग इंडेक्स देखने को मिलेगा। जबकि टैनिन की मैं बात करूं, एस्ट्रिंजेंसी है जो इसकी, यानी कि प्रोटीन को किस हद तक ये प्रिसिपिटेट कर रहा है उसके लेवल पे इसको वैलिडेट किया जाएगा। इसबगोल की अगर हम बात करें तो स्वेलिंग इंडेक्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ये थे कुछ फार्माकोग्नोस्टिक पैरामीटर और रिएजेंट, आप इनको एज इट इज़ याद रख लें फ्रेंड्स, इनको रिवाइज करें और इनको अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, इनमें कुछ समझने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं। अगर आपको इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है फ्रेंड्स, ये जितनी भी ड्रग्स हैं, तो आप इनको डेफिनेटली अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्यूनिन का अगर आप जो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो बेटर होती है नेचर की। सैपोनिन आप देखेंगे कि ह्यूमोलाइटिक एक्टिविटी है उसकी, और फॉर्मिंग इंडेक्स वहाँ पे उसमें देखने को मिलता है। तो यही सब चीज़ें जो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में देखने को आपको चीज़ें मिल रही हैं, वहीं यहाँ पे वैलिडेशन के लिए इनमें यूज़ किया जा रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रखा हुआ है वो है ट्राइकोम से रिलेटेड। यानी कि ट्राइकोम, सबसे पहले आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये क्या होती हैं। जस्ट एपिडर्मल सेल की ही आउट ग्रोथ होती है, जो कि एक ट्यूबुलर शेप लिए होती है, उसी को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। अब इन ट्राइकोम्स को देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, इनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी बहुत हैं। कई स्टूडेंट इनमें मोस्टली कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना, अच्छे से एच एग्जाम्पल को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आप देखेंगे कि हमने जो रखे हुए हैं कवरिंग, नॉन ग्लैंडुलर, क्लोथिंग एंड स्पेशल टाइप के जो ट्राइकोम्स हैं वो रखे हुए हैं। अब इसको अगर आप देखें कि इसकी दो कैटेगरी हैं, यानी कि यूनिसेलुलर है एंड मल्टी सेलुलर है। आप देखेंगे यूनिसेलुलर में अगर देखें तो इसमें आपको कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको सेना देखने को मिलेगा, कैनापिस, नक्सोमिका एंड स्ट्रोपेंथस सीड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जबकि अब थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखना है कि सेना के अंदर जो आप देखेंगे कि स्लाइटली कर्व टाइप का आपको यूनिसेलुलर जो ट्राइकोम है वो देखने को मिलेगा। जबकि आप नक्सोमिका में देखेंगे तो आपको लिग्निफाइड ट्राइकोम देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है फ्रेंड्स। जो ये कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं वो यूनिसेलुलर है और नॉन ग्लैंडुलर टाइप का है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। उसी के बाद हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर आप देखेंगे दो टाइप के हैं, अनब्रांच है एंड ब्रांच है। अब अनब्रांच के अंदर अगेन बहुत सारे डिवाइड हैं, यानी कि कितने ब्रांच में कितनी, आप देखें कि यहाँ पे यूनिसेरिएट है, यूनिसेरिएट का आपको एग्जांपल देखना है, वसाका है। जबकि बाइसेरिएट का आप देखें तो कैलेंडुला है। अब तीसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, तीसरी कैटेगरी है जो मल्टीसेरिएट है, यानी कि उसके अंदर आप देखेंगे कि मेल फर्न आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ ब्रांच की, ब्रांच में आप देखेंगे कि स्टेलेट है, जिसका अंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा हेमिलिस। उसी के बाद आप देखें पैलेट है, पैलेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रोटन एग्जाम्पल। कैंडेलेब्रा है, कैंडेलेब्रा में आप देखेंगे कि फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल जो देखने को मिल रहा है वर्बेस्कम थाप्सस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और टी शेप ट्राइकोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं पाइरीथरम में। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं फ्रेंड्स। अब ये तो हो गई हमारी पहली कैटेगरी, जिसके अंदर ये सारी जो कैटेगरीज थी वो किसके अंदर आ रही थी, यानी कवरिंग ट्राइकोम, उन्हीं को हम नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम भी बोल देते हैं, उन्हीं को हम क्लोथिंग ट्राइकोम भी बोल देते हैं, उन्हीं को हम स्पेशल टाइप भी बोल देते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें कि ग्लैंडुलर या नॉन कवरिंग या नॉन स्पेशल टाइप भी हम इनको बोल सकते हैं। इसके अंदर भी फ्रेंड्स आपको देखेंगे कि मेनली दो टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर वसाका आपको एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि वसाका के अंदर आप देखेंगे कि ग्लैंडुलर एज वेल एज नॉन ग्लैंडुलर दोनों टाइप के आपको ट्राइकोम्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जबकि हम बात करें मल्टी सेलुलर में तो उसमें आपको बेलाडोना एंड डिजिटलिस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब एक तीसरी कैटेगरी है फ्रेंड्स जो आपको देखेंगे ग्लैंडुलर के अंदर ही आता है, इसको हम देखेंगे हाइडाथॉड बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल जो आपको याद रखना है अकेला वो है पाइपर
बीटल। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ कैटेगरी, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी कि नॉन ग्लैंडुलर टाइप, उसके अंदर यूनिसेल्युलर है और मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर के अगेन अंडर दो कैटेगरी हैं, अनब्रांच एंड ब्रांच। फिर अनब्रांच के अंदर तीन कैटेगरी और हैं यानी कि यूनिसेरिएट है, बाइसेरिएट है एंड मल्टीसेरिएट है। और ब्रांच के अंदर आप देखें स्टेलेट है, पेलेट है, कैंडेलेब्रा है एंड टी शेप ट्राइकोम्स हैं। तो ये कैटेगरी आपको याद रख लेनी है। अब बात करूँ मैं दूसरी कैटेगरी की जिसके अंदर ग्लैंडुलर है या नॉन कवरिंग भी बोलते हैं जिनको, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है और एक स्पेशल कैटेगरी है जो वो है हाइड्रोथॉड। आप देखेंगे कि यूनिसेलुलर के अंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है वसाका। वसाका के ही अंदर अगर हम देखें दूसरे टाइप के ट्राइकोम भी आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें यूनिसेरिएट बोलते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर टाइप हैं। उसी के बाद मैं बात करूं यहाँ पे जो ग्लैंडुलर मल्टीसेलुलर टाइप है उसके अंदर आपको एग्जांपल डिजिटलिस बेलेडोना। जबकि आपको हाइड्रोथॉड का एक एग्जांपल अच्छे से याद रख लेना है, पाइपर बीटल। यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है, टी शेप जो ट्राइकोम है उसका याद रख लेना है, पायरीथ्रम है। उसी के बाद आपको याद रखना है कि नक्सोमिका का लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है। ये चीज़ें आपको अच्छे से फ्रेंड्स इसमें याद रख लेनी है और ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं चलता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, जो डेफिनेशन बार बार रिपीट होती हैं और उनको पर्टिकुलर आपको एक चीज़ को समझना है, उसी के बेसिस पे आप उनका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं, पेलिसेड रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स। पेलिसेड रेशियो को मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि पेलिसेड रेशियो मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स हैं, यानी कि एवरेज नंबर लेना है फ्रेंड्स हमें। एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल हैं जो इपिडर्मल सेल के बीनीथ, यानी कि जो अपर इपिडर्मिस है उसके नीचे आपको कितनी पेलिसेड सेल्स देखने को मिलेंगी, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल कितनी है आप देखें किसके नीचे, यानी कि बीनीथ द अपर इपिडर्मल सेल। आपको याद रखना है ये चीज़। जबकि हम बात करें स्टोमेटल इंडेक्स की, स्टोमेटल नंबर की, स्टोमेटल नंबर में आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक आपको एक एरिया दे दिया गया है कि इतने एरिया के अंदर ही आपको ये स्टोमेटा का नंबर काउंट करना है। यानी कि आप देखें कि कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं कहाँ पे, एक 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में। ये समझ लीजिए आप 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है और इसके अंदर आपको कितने स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे काउंट करनी है। और वो भी कहाँ पर, इपिडर्मिस ऑफ लीफ। यानी कि आपको एक सिंपल वर्ड में याद रखना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या है इपिडर्मिस के, अगर हम 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया को हम वहाँ पे देखें। 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया को अगर आप काउंट करें इपिडर्मिस के, तो वहाँ पे आपको कितना स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं, यही चीज़ आपको कहलाती है स्टोमेटल नंबर। जबकि अब मैं बात करूँ स्टोमेटल इंडेक्स की, तो स्टोमेटल इंडेक्स को आप सिंपल इस तरह समझ लीजिए कि कितना परसेंटेज है स्टोमेटल सेल का, यानी कि द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटल सेल जो कि प्रेजेंट है इन द टोटल नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल। यानी कि जितनी भी इपिडर्मल सेल हैं उनके अगर कंपेयर में हम देखें कि कितना परसेंटेज है किन सेल्स का, कि स्टोमेटल सेल का। यानी कि हमको दोनों के नंबर काउंट करने हैं और परसेंटेज में हमें इनको निकाल देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला है जिसमें आई आपको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, वो है स्टोमेटल इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। जबकि एस है जो एस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। वहीं पे जितने एरिया में हम स्टोमेटा काउंट कर रहे हैं वहीं पे ई आप देखेंगे, ई जो है नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल है उसी एरिया के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रख लेना है, यानी कि एस डिवाइड बाई ई प्लस एस एंड मल्टीप्लाई बाई 100। 100 जो यहाँ पे लग रहा है वो परसेंटेज के लिए लग रहा है फ्रेंड्स, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखें कि अब यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर काउंट किया जा रहा है टोटल इपिडर्मल सेल्स के अंदर से। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो आपको अच्छे से याद रख लेना है, यानी कि जो स्टोमेटल नंबर है। आप यहाँ पे देखें कि स्टोमेटल नंबर वेरीज करता है विद एज ऑफ लीफ के साथ, यानी कि जैसे जैसे एज ऑफ लीफ है वो वेरी करेगी, उसके साथ साथ आपको देखेंगे कि स्टोमेटल नंबर है जो वो वेरी करेगा। जबकि अगर आप बात करें स्टोमेटल जो इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहता है, हाईली कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, यानी कि पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो स्टोमेटल इंडेक्स है वो कांस्टेंट है। जबकि आप देखेंगे कि स्टोमेटल नंबर वेरी करता है पर्टिकुलर स्पीसीज टू स्पीसीज, यानी कि एज ऑफ लीफ के साथ भी वो वेरी करता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स वीन आइसोलेट नंबर। वीन आइसोलेट नंबर को आप सिंपल से इतना समझिए कि नंबर ऑफ वीन आइसोलेट, कितनी वीन आइसोलेट, जैसे हमने ऊपर स्टोमेटल नंबर को समझा था उसी तरह से हम देखते हैं कि कितने वीन आइसोलेट हैं कितने एरिया में, यानी कि पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में ऑफ लीफ के लीफ सरफेस, यानी कि मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन। आपको यहाँ पे दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना है, यानी कि मिडरिब की तरफ पे कितने वीन आइसोलेट हैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर और मार्जिन के पास कितने हैं, ये दोनों के दोनों आपको अच्छे से कैलकुलेट कर लेने हैं।
सेम वीन टर्मिनेशन नंबर की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे वीन आइसोलेट की जगह सेम ही रहने वाला है वीन आइसोलेट नंबर की तरह। सिर्फ चेंज क्या आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वीन आइसोलेट थे पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, यहाँ पे आपको देखेंगे कि वीन टर्मिनेशन नंबर है पर मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, यानी कि वीन टर्मिनेशन कितने हैं पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, वो भी आपको दोनों जगह देखना है, मार्जिन की तरफ और मिड रिब की तरफ। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट यहाँ पर रह जाता है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से मोस्टली इन्हीं टॉपिक से मोस्टली आपको वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जीपीएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।